हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक, नेचर और बेसिस किसके, इंटरनेशनल लॉ के। इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या है और उसके बेसिस क्या क्या हैं। अब बेसिस में हम यहाँ पर कुछ थ्योरी हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि नेचुरलिस्ट थ्योरी है, पॉजिटिविस्ट थ्योरी है, किस तरह से कंसेंट थ्योरी है। ये थ्योरी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो मीनिंग डेफिनेशन है वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जो कि आई बटन में आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नेचर है इंटरनेशनल लॉ का वो क्या है। नेचर का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, कैसा है, किस तरह का इसका करेक्टर है, क्या चीज़ है, वो चीज़ें इसके नेचर में आती हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें क्या कहा गया है कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रोवर्शियल इशू है वो क्या है कि स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल लॉ वो क्या है। सबसे ज़्यादा डिबेटेबल ये डिस्कशन है जो इसके ऊपर है, डिबेट है, वो सबसे ज़्यादा हुई है। अलग अलग जो जूरिस्ट हैं उनकी अलग अलग इसके रिगार्डिंग है जो ओपिनियन है। हर एक जूरिस्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने स्कूल के अकॉर्डिंग है जो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है। और इसके अलावा अगर हम कहें तो ये जो डिसएग्रीमेंट है अलग अलग जूरिस्ट की, इनकी ओपिनियन के आधार पे वो क्या है कि वो बेस्ड है सारी की सारी डेफिनेशंस ऑफ लॉ के ऊपर बेस्ड है सारी की सारी। यानी कि डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या है। अब मान लीजिए कोई जूरिस्ट है जैसे ऑस्टिन है, उसने अपने टाइम के अकॉर्डिंग कहा है कि लॉ क्या है, एक कमांड ऑफ सॉवरन है। उसके बाद में नेक्स्ट जूरिस्ट आते हैं, सोशोलॉजी के जो सोशोलॉजिकल स्कूल है उसके जो जूरिस्ट आते हैं, वो सोसाइटी को वहाँ पर लॉ मानते हैं। सोसाइटी के अंदर जो रूल्स चलते हैं, कस्टम चलती हैं, उनको उन्होंने लॉ माना है। इसी आधार पर अगर हम बात करें तो अलग अलग कुछ, किसी ने सेट ऑफ रूल्स बोला है, किसी ने इसको कुछ पॉजिटिव लॉ मॉरलिटी बोला है। तो इस तरह से अलग अलग है जो लॉ की डेफिनेशन दी गई है। के आधार पर यहाँ पर जो डिसएग्रीमेंट्स हैं लॉ के रिगार्डिंग, एक स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग वो हो रही है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि वेदर जो इंटरनेशनल लॉ है क्या वो रियली एक लॉ है, रियलिटी में क्या ये एक रियल लॉ है। तो इसके अंदर क्या ये रियल है या नहीं है, इन दोनों के रिगार्डिंग है जो हमने पिछली जो डेफिनेशन और मीनिंग की जो वीडियो उसमें डिस्कस किया है कि क्या इंटरनेशनल लॉ रियल लॉ है या नहीं है। अगर रियल लॉ है तो वो क्यों है, और अगर रियल लॉ नहीं है तो वो क्यों नहीं है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि यहाँ पर वो जो दोबारा से रिपीटेशन ना हो। उसके बाद में अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ का नेचर में वो कहें तो वो क्या चीज़ है। प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो आजकल जो इंटरनेशनल लेजिस्लेशन है वो क्रिएटेड होते हैं बाय द ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन के थ्रू। यानी कि कन्वेंशंस होते हैं, ट्रीटीज़ होते हैं, उनके थ्रू जो लीगल इंटरनेशनल लेजिस्लेशन है वो क्रिएट किए जाते हैं। और जितने भी ये जो ट्रीटीज़ हैं, कन्वेंशन है, यानी कि जो इंटरनेशनल लेजिस्लेशन है, इनके पीछे एक बाइंडिंग फोर्स होती है, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, इनको स्टेट है जो खुद को कंसिडर करता है कि वो इनके द्वारा बाउंड है, इन लेजिस्लेशन के द्वारा। लेजिस्लेशन कौन से, ये वाले। इन लेजिस्लेशन के थ्रू वो कंसेंट दे करके, वो स्टेट उसको एग्री करके है जो क्या करता है, अपने आप को बाउंड कर देता है। उसके बाद में इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है या यूएन है वो एक्ट कर सकती है अगर कोई इन जो लेजिस्लेशंस हैं, ये वाले जो ऊपर वाले लेजिस्लेशन है, अगर इनका कोई वॉयलेशन करता है तो उनके खिलाफ है कोई भी एक्ट है वो ले सकता है यूएन या इंटरनेशनल जितनी भी कमिटीज़ हैं वो। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ है एक इनफैक्ट में एक रियल लॉ है, क्योंकि रियल लॉ की जो डेफिनेशंस वाली वीडियो में हमने देखा उसमें कंडीशंस थी, कुछ ऐसे डिस्कस किए थे पॉइंट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक लेजिस्लेशन है उसके पीछे बाइंडिंग फोर्स भी है, अगर स्टेट उनको एग्री करते हैं तो उनके लिए बाउंड भी है, और अगर वो वोलेशन करते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई यूएन है एक्ट कर सकता है उनके खिलाफ। तो इसको हम यहाँ पर रियल लॉ मान सकते हैं। बट ये वीक है किससे, म्युनिसिपल लॉ, यानी कि उस पार्टिकुलर स्टेट का लॉ है उससे थोड़ा वीक लॉ है, वीकर लॉ बना गया, बट स्टिल इट इज़ लॉ। लेकिन फिर भी ये क्या है, एक लॉ है। तो अब ये देखते हैं कि वीक लॉ क्या है। जो वीक लॉ है इसको सबसे पहले किसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, स्टार्क ने है जो इस वर्ड को यूज़ किया है। वीक लॉ क्यों है, इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 मुख्य कारण देखेंगे। पहला क्या है कि नॉट एन इफेक्टिव एंड इफिशियंस एज म्युनिसिपल लॉ। जैसे कि किसी स्टेट का म्युनिसिपल लॉ है उसके वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसको इफेक्टिवली यहाँ पर इन्फोर्स किया जा सकता है। उसके पीछे कोर्ट हैं, सेंक्शंस हैं, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको इन्फोर्स कराने के लिए, पेनल सिस्टम है, उसके लिए कोई पनिशमेंट्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे ज़्यादा इफेक्टिव तौर पर वर्क करते हैं म्युनिसिपल लॉ में। तो ये है जो इंटरनेशनल लॉ में ज़्यादा नहीं है।
तो एक ये कारण हो गया। सेकंड क्या है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो बाइंडिंग है ओनली अगर कोई स्टेट उसको एग्री करता है। ठीक है, अगर किसी स्टेट ने उस इंटरनेशनल लॉ को या कन्वेंशन को, ट्रीटी को एग्री नहीं किया है तो वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। तो अगर बाइंडिंग स्टेट्स हैं केवल उन्हीं पे ही ये लागू होगा, तो इसलिए इसको वीक बोला है। और थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं कि जो एब्सेंस है ऑफ रियल पावर फॉर द कोर्ट एट ए इंटरनेशनल लेवल टू एनफोर्स इट्स डिसीजन, यानी कि रियल पावर किसके पास है या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि कौन सी कोर्ट के पास में है कि वो अपने डिसीजन को है यहाँ पर इन्फोर्स करे। तो वो इन्फोर्स किस तरीके से करेगी? अगर कोई ट्रीटी के अंदर कोई सिग्नेटरी स्टेट नहीं है, किसी ने उसको माना नहीं है, एग्री नहीं किया है उसके लिए, तो उसके ऊपर वो अपने डिसीजन कैसे इन्फोर्स कर सकती है? तो इस तरह की जो एब्सेंस है रियल पावर की वो यहाँ पर है, तो इस वजह से यहाँ पर इसको वीक लॉ माना गया है। उसके बाद में हम देखते हैं बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसके अंदर है जो अलग अलग थ्योरी दी गई है वो देखते हैं। सबसे पहले नेचुरलिस्ट थ्योरी। नेचुरलिस्ट थ्योरी के अंदर जूरिस्ट देखते हैं कौन कौन से हैं। जूरिस्ट है यहाँ पे ग्रोटियस, पुफेंड्रॉफ एंड वेटल, जो कि इन्फ्लुएंस्ड है किसके द्वारा? रिलीजियस ओरिएंटेड स्कॉलर। रिलीजियस स्कॉलर कौन कौन थे? सेंट ऑगस्टीन, विक्टोरिया एंड सोरेज। ये जो तीन जो यहाँ पर जूरिस्ट दिए गए हैं ये रिलीजियस टाइप में थे, तो इनसे है जो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे ग्रोटियस, प्रोफेंडो एंड वेटल। इन्होंने है जो नेचुरलिस्ट थ्योरी दी, तो इन्होंने क्या कहा कि इंटरनेशनल लॉ है वो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर। नेचर का जो लॉ है उसके ऊपर ये है जो इंटरनेशनल लॉ बेस्ड है। और इन्होंने क्या किया, लॉ क्या है जो कि इमिनेट करता है फ्रॉम द गॉड और रीजन और मोरल। रीजन, गॉड, मोरल, इन तीन चीज़ों से है यहाँ पर है जो लॉ लिया गया है। ये है जो ये जूरिस्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ के बारे में नेचुरलिस्ट थ्योरी के अंदर कहते हैं। अभी हम इसके बारे में देखते हैं पॉजिटिविज्म थ्योरी। पॉजिटिविज्म थ्योरी के अंदर कौन कौन सी थ्योरी आती हैं? कंसेंट थ्योरी, ऑटो लिमिटेशन थ्योरी एंड फंडामेंटल जो राइट्स थ्योरी है वो भी इसी के अंदर आती हैं। यानी कि इस थ्योरी के ऊपर, पॉजिटिविस्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है ये तीनों की तीनों थ्योरी हैं। जो अब पॉजिटिविज्म थ्योरी है वो क्या कहती है? इसके अनुसार जो पॉजिटिविस्ट है वो कहते हैं कि जो लॉ ऑफ नेचर है उसको एज ए इंटरनेशनल लॉ के तौर पर यहाँ पर कंडेम किया गया है। इनका मानना क्या है कि जो लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, वो क्या है? वो रूल या रेगुलेशंस हैं या फिर कहें प्रिंसिपल्स हैं जिनको स्टेट्स हैं वो क्या है अपनी कंसेंट से अडॉप्ट करते हैं, यानी कि अपने फ्री कंसेंट से वो है जो इन रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। ये यहाँ पर पॉजिटिव थ्योरी कहते हैं। और इसमें क्या है कि पॉजिटिव थ्योरी के अंदर क्या चीज़ें हैं कि जो लॉ है, पॉजिटिव लॉ है, वो मेड है बाय द ह्यूमन के द्वारा मेड है। और ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन दी किन के बीच में? सॉवरन के बीच में। डिवाइडेड कितनी कैटेगरी में किया जा सकता है? दो कैटेगरी में। एक कौन सा है? पब्लिक एंड एक कौन सा है? प्राइवेट। यानी कि पब्लिक और प्राइवेट के तौर पर इसको यहाँ पर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। और पब्लिक है वो किसको रेफर करता है? स्टेट को। और प्राइवेट है वो किसको रेफर करता है? इंडिविजुअल को। जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो किसने कही है? जेरेमी बेंथम ने। जेरेमी बेंथम कौन से शख्स हैं? ये वही शख्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ वर्ड है वो सबसे पहले यूज़ किया। ठीक है। पॉजिटिव थ्योरी में और क्या कहा गया कि ये क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, जो कि बाइंडिंग होते हैं सभी स्टेट के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव थ्योरी को बताया गया है। उसके बाद में आती है कंसेंट थ्योरी। कंसेंट थ्योरी में क्या कहा गया है? कंसेंट थ्योरी में कहा गया है कि जो स्टेट हैं, यानी कि अलग अलग स्टेट हैं, ये हैं कंसेंट के थ्रू एक मेथड बताया गया है। यानी कि कंसेंट के थ्रू है जितनी भी रूल्स हैं उनको क्या करते हैं? एक्नॉलेज करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सारे के सारे रूल्स हैं जो उनके ऊपर क्या होंगे? बाइंडिंग होंगे। और वो है उन रूल्स के द्वारा अपने आप को बाइंड मानेंगे। तो ये यहाँ पर कंसेंट थ्योरी में क्या कहा है। उसके बाद में अगर हम ऑटो लिमिटेशन थ्योरी की बात करें तो उसमें क्या है? एक वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, यानी कि वो अपने आप को ऑटो लिमिट कर देते हैं सॉवरेंटी के आगे। यानी कि उस स्टेट की सॉवरेंटी है जो कि उन्हें एक एसेंट देती है इंटरनेशनल लॉ को। यानी कि उस स्टेट के अंदर कोई सॉवरन है या सॉवरन स्टेट है, वो अपने आप को एसेंट दे करके इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक तरह से वॉलेंट्री है रिस्ट्रिक्ट कर देता है या ऑटो लिमिट कर देता है अपने आप को कि हम है जो इस रूल को, इस रेगुलेशन को है इस लिमिट तक का यहाँ पर मानेंगे।
तो ये ऑटो लिमिटेशन थ्योरी कहती है। उसके बाद में आता है फंडामेंटल राइट थ्योरी। ये क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट थ्योरी क्या कहता है कि जैसे स्टेट थे उससे पहले अगर यहाँ पर रूल रेगुलेशन नहीं थी तो उसके बावजूद भी मैन के कोई ना कोई फंडामेंटल राइट जरूर थे, और जैसे ही स्टेट बने हैं उसके बाद में भी अगर जैसे मैन है, इंडिविजुअल है कोई, तो उसको यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसी आधार पर उन्हीं को बेसिस मानकर यहाँ पर है जो मैन क्या है कि एक फंडामेंटल राइट के लिए, एक बेसिक राइट के लिए यहाँ पर उसको क्या माना गया है, एंटाइटल्ड माना गया है। ठीक है, तो इसी आधार पर उसके अंदर फंडामेंटल राइट थ्योरी कहती है, इसके अंदर जैसे राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू डिग्निटी हो गया, इस तरह से कुछ हैं जो राइट है इनको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉ को एक तरह से क्रिएशन में है, जो एक बेसिस के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरी आती है पैक्टा एस्ट सर्वांडा। पैक्टा सर्वांडा का मतलब क्या है? पैक्टा सर्वांडा का मतलब है ट्रीटीज हैं वो क्या होंगी, शैल बी कंप्लाइड की जाएंगी उन स्टेट के द्वारा जिन्होंने इसको एग्री किया है। ठीक है, यानी कि जितनी भी ट्रीटीज हैं वो कंप्लाइड होगी। तो यहाँ पे पैक्टा सर्वांडा का ये मीनिंग है। इसको डिटेल में कभी आगे की फर्दर वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। तो ये है जो सारी की सारी चीज़ें हैं हमने बेसिस के तौर पर ली गई हैं। ये 3-4 थ्योरी हैं वो ली है। इसमें कौन कौन सी हैं? नेचुरलिस्ट थ्योरी, पॉजिटिविस्ट थ्योरी, कंसेंट थ्योरी, और उसके बाद में आती है ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, और आती है फंडामेंटल राइट थ्योरी, और पैक्टा सर्वांडा। ठीक है, PSS सेंट सर्वांडा, पैक्टा सेंट सर्वांडा। तो ये थी आज की हमारी जो वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है नेचर एंड बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। आई होप कि आपको है जो ये वीडियो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और अगर चाहते हैं कि दोस्तों के भी अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो तो उनके साथ में शेयर करें, और इस चैनल को ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन है वो दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको जरूर मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।